and already given the floor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you. थैंक यू जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, एक बात तो आप मानेंगे और वो ये है कि आइन जो है वो कौम को इकट्ठा करता है। आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो लोग बनाते हैं अपने लिए कि हमें गवर्नेंस कैसे होगी। आइन लोगों को जुदा नहीं करता। जब आइन बनता है तो वो लोगों की रजामंदी और इत्तफाक राय से बनता है। अगर रजामंदी और इत्तफाक राय नहीं होगी तो यकीनी तौर पे वो आइन अपनी मौत ही मर जाएगा और मरते मरते जिस कौम ने भी आइन बनाने की कोशिश की कंसेंसस के बगैर, वो मरते मरते कौम को भी ऐसा बुरा नुकसान पहुंचाता है कि कौम 20-25 साल पीछे चले जाती है। पाकिस्तान की तारीख आप मेरे से बेहतर जानते हैं जनाब चेयरमैन। 1956 में हमने आइन बनाया, उसमें पूरी कौम का कंसेंसस नहीं था। क्या हुआ, 3-4 साल में वो मर गया और उसकी जगह मार्शल लॉ आ गया। 1962 वाला जो आइन था वो भी मुसल्लत किया गया था लोगों पे। 8 साल बाद वो ख़त्म हो गया और एक और मार्शल लॉ आ गया। इसी तरह जिस तरह आइन बनता है जनाब चेयरमैन कंसेंसस से, लोगों की रजामंदी से, इसी तरह आइन में तरमीम भी लोगों की रजामंदी से ही होती है, उनके कंसेंसस से होती है। और अगर ना हो तो वो तरमीम, हालांकि हम बात करते हैं सिर्फ एक तरमीम की, लेकिन वो तरमीम भी ऐसा नुकसान पहुंचाती है कौम को कि वो 20-25 साल पीछे चले जाती है। इसकी मिसाल आपके सामने है। आपकी जब हुकूमत थी उसने भी सफ़र किया और जो इस वक्त हुकूमत है उन्होंने भी सफ़र किया। आर्टिकल 58(2)B आपको याद होगा, उसके तहत प्रेसिडेंट को ताकत दे दी गई थी कि वो एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज दे, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दें। और वो आपकी हुकूमत भी 2 बार गई उसी 58(2) के पीछे, और PMLN की हुकूमत भी आर्टिकल 58(2)B की जद में आई। तो हमने देखा कि एक अमेंडमेंट जो मुसल्लत की गई थी एक डिक्टेटोरियल रिजीम में, उसने कितना बड़ा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद जनाब चेयरमैन मार्शल लॉ फिर आ गया। तो कंसेंसस जो है, इत्तफाक राय, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी आईनी तरमीम के लिए। ये जो आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, यकीनी तौर पे इंसाफ के साथ, आइन के साथ, जमहूरियत के साथ, इस वक्त मैं और मेरे 3-4 साथी तो ज़रूर इधर बैठे हैं, बाकी साथी इस वक्त आ नहीं सके क्योंकि उनको डर है कि वो पकड़े जाएंगे और उनसे ज़बरदस्ती वोट लिया जाएगा। और शायद कुछ साथी हमारे आज अफवाह है कि पेश किए जाएंगे इस ऐवान में, जो आके किसी ज़बरदस्ती या किसी और वजह से वो वोट करेंगे आज। लेकिन जो आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है जनाब चेयरमैन, जो आज कोशिश की जा रही है, उसका जो पूरा अमल है, लोगों को ज़बरदस्ती लोटा बनाना, लोगों को पैसे देकर वोट लेना, लोगों से ज़बरदस्ती करके वोट लेना एक आईनी तरमीम के लिए, लोगों को ज़दोकोब करके वोट लेना, लोगों पर जुल्म ढा के वोट लेना, लोगों की बच्चे, बीवियां, बहनें, भाई, उनको पकड़ के अबडक्ट करके मिसिंग पर्सन बना के वोट लेना, ये जो अमल है आईनी तरमीम का, ये कंसेंसस बेस्ड नहीं है। ये लोगों की रजामंदी उसमें शामिल नहीं है। इस प्रोसेस
ये जो अमल ये सारा हो रहा है, मेरी नज़र में जनाब चेयरमैन, ये ना सिर्फ जुर्म है, ना सिर्फ ये आइन के ख़िलाफ़ है, ना सिर्फ ये जमहूरियत के प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है, असूलों के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये जो हमें हमारे मज़हब सिखाता है, जो इस्लाम सिखाता है, जो क्रिश्चियनिटी सिखाती है, जितने दुनिया के मज़ाहिब हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी। आप किसी को ज़बरदस्ती करके उसकी आमादगी नहीं ले सकते। तो आज हो सकता है आप बिल पास करा लें, आपको बड़ा कॉन्फिडेंट है आप कि करा लेंगे, शायद करा भी लें, लेकिन अगर आप हमारे लोगों को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है सर जनाब चेयरमैन, जो मैं आपको उसकी कॉपी भी पेश करूंगा। और वो ये डॉक्यूमेंट है, जब ये आईनी तरमीम आ रही थी तो आर्टिकल 63A की रूह को सामने रखते हुए हमने एक फ़ैसला किया, एक पार्लियामेंट्री मीटिंग की, और पार्लियामेंट्री मीटिंग में हमने ये कहा कि हम किसी किस्म की आईनी तरमीम जो करने जा रही है हुकूमत, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और उस पे मैंने सारे जो हमारे सेनेटर हजरात हैं उनके दस्तखत भी लिए। ये साइन डॉक्यूमेंट है, तो अगर आज कोई कोशिश करेगा इनमें से आके वोट करने का, तो उनका वोट आप काइंडली काउंट ना करें। ये हमारा मौक़िफ़ है। जनाब, चूंकि ये प्रोसेस जो था सारा वो शुरू ही ऐसा हुआ, उसकी शुरुआत ही इतनी छुप छुपा के रात के अंधेरे में हुई कि हमने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि हम इस प्रोसेस का, इस अमल का हिस्सा ही नहीं होंगे। और ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने कहा तो ज़रूर कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी, हम उसमें बैठे, लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं बने। हम हर पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में हमने बड़ा वाज़े कर दिया कि हम बैठे हैं सुनने के लिए, देखने के लिए, विटनेस करने के लिए, ताकि हम शहादत दे सकें कि क्या प्रोसेस था उस पार्लियामेंट्री कमेटी में, लेकिन हमने उसमें शमूलियत नहीं इख्तियार की। हमने कोई अपना एक भी अमेंडमेंट, एक भी हमने क्लॉज उसमें नहीं दिया, और ये मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूं क्योंकि मैं उसमें मौजूद था। प्रोसेस का हिस्सा तो हम नहीं थे, लेकिन फॉर द रिकॉर्ड कुछ बातें मैं आपको करने जा रहा हूं। और जो मैं कहने जा रहा हूं जनाब चेयरमैन, मेरे पास कम से कम हर स्टेटमेंट के लिए जो मैं स्टेटमेंट देने लगा हूं उसके लिए 3 विटनेसेस हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मुझे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए गए हैं, तो मैं अगर कोई उसको रिफ्यूट करना चाहे, उसको कहना चाहे कि मैं गलत कह रहा हूं, तो अपनी टर्न पे वो कह सकते हैं, लेकिन फिर मुझे इजाज़त होगी कि मैं वो विटनेसेस भी पेश करूं और डॉक्यूमेंट्स भी आपको पेश करूं। जनाब, फॉर द रिकॉर्ड, जब ये शुरू हुआ था मामला, तो एक डॉक्यूमेंट हुकूमत ने तैयार किया। हुकूमत ने तैयार किया या किसी और ने किया, वो विटनेसेस मेरे पास नहीं है, लेकिन सर्टेनली हुकूमत का ही डॉक्यूमेंट था। उस डॉक्यूमेंट में 80 से ज़्यादा तरामीम थी, और उसका एम क्या था, उसका मकसद क्या था? उसका सबसे पहले मकसद तो बहुत ख़तरनाक था, बहुत ही ख़तरनाक जनाब चेयरमैन, और वो ये था कि जो हम सब के बुनियादी हकूक़ हैं, हमारा राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इवन ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल, ये सारे जो बुनियादी हकूक़ हैं वो साइड पे किए जा सकते हैं किसी भी बहाने से। और अगर वो हमें किसी को उठा के अरेस्ट कर लिया जाए और वो बहाना बना दिया जाए जो उस शिक में था, शिक का रेफरेंस भी दे देता हूँ, आर्टिकल 8 में जो तरमीम की जा रही थी, उस बहाने से अगर किसी को उठा भी लिया जाए तो ये भी था कि आप किसी अदालत के पास भी नहीं जा सकते। सो ये एक उसकी शिक थी बड़ी गंभीर किस्म की, जिसको मौलाना फजल रहमान साहब ने ये भी कहा देखते साथ ही कि एक काला नाग है।
इसी तरह आर्टिकल 199, जो हम सबको पता है कि आर्टिकल 199 क्या है। आर्टिकल 199 ये है कि अगर हमारे कोई भी हुकूमत या कोई भी ऑफिशियल कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो हम अदालत जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके रिलीफ ले सकते हैं, अपनी इस्तदा पेश कर सकते हैं और हम जो रिक्वेस्ट करें वो मिल सकती है। वो भी जो पावर थी हाई कोर्ट की वो भी ख़त्म की जा रही थी कई मामलों में। इसी तरह एक आईनी अदालत बनाई जा रही थी और उस आईनी अदालत में क्या था? उस आईनी अदालत में ये था कि आप अपनी मनपसंद अदालत बनाएंगे, अपने मनपसंद जजेस उसमें रखेंगे और वो अदालत के ज़रिए आप अपने बहुत सारे काम करा लेंगे और बहुत सारे केसेस जो आपके ख़िलाफ़ हैं या जो आपके मुखालफिन के ख़िलाफ़ हैं, बिलखसूस PTI के ख़िलाफ़ हैं, जिस जमात को मैं बिलोंग करता हूँ, इमरान खान बानी चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ हैं, वो केसेस ख़त्म हो जाएंगे और आपके केसेस जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। ये इस किस्म की गंभीर और ख़तरनाक शिक थी उस 80+ क्लॉजेज में जो पहले आया डॉक्यूमेंट। तो जब हमने ये देखा, हमें नहीं पता था उस वक्त, सिर्फ अखबारों में पता चल रहा था, लेकिन आपने जो पार्लियामेंट्री कमेटी का जिक्र किया अभी आपके सामने लॉ मिनिस्टर साहब ने, उस पार्लियामेंट्री कमेटी में जो पहली मीटिंग हुई उसी दिन सेशन भी साथ कॉल हुआ था, सेनेट का भी और नेशनल असेंबली का भी, और ख़बर ये चल रही थी कि कुछ लोगों को लेके आया जाएगा और ये बिल पास कर दिया जाएगा। वो तो हम शुक्रगुजार हैं उस वक्त मौलाना साहब के और JUI के कि वो उन्होंने जब ये देखा, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे पीछे बैठे हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा कि ये वाला जो ड्राफ्ट है ये तो हमें कतन मंजूर नहीं, क्योंकि ये आइन की अमेंडमेंट नहीं, ये आइन में तरमीम नहीं, ये आइन को तोड़ा जा रहा है, ये कौम को ऐसा नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो कि कभी दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए हम भी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जब ये कहा गया, हमें बताया गया, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे साथ एक और पार्टी है जो खड़ी हुई है इंसाफ के लिए, कौम के लिए, जमहूरियत के लिए, जो कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी हुई है। उसके बाद आपको पता है, अखबारों में सारा आता रहा, सबको पता है क्या हुआ। पार्लियामेंट्री कमेटी तो एक रबर स्टैंप कमेटी थी, उसने एक डॉक्यूमेंट पास कर दिया, लेकिन परसों हमें मौलाना साहब से मुलाकात करने का मौका मिला। वो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट और पेश किया हमें, और डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे कुछ एग्रीमेंट हो रही है मुख्तलिफ जमातों में, आप इसको देखें। हम एक सियासी जमात के तौर पे उसको देखने के लिए तैयार थे, मगर जनाब चेयरमैन एक और प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अमल की बात कर रहे हैं। एक और अमल जारी था इन दिनों में, और अमल ये था कि जो हमारे बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनके साथ मुलाकात का जो था, जो चल रहा था प्रोसेस, वो सारा बंद कर दिया गया। उनको साथ हम मुलाकात नहीं कर सकते थे, तो आप खुद ही बताइए जनाब चेयरमैन कि मुशावरत के बगैर हम किस तरह देख सकते हैं या किस तरह कमेंट कर सकते हैं कि एक आईनी तरमीम होने जा रही है जिसका डॉक्यूमेंट हमें मिला है। हम किस सूरत में, किस सिचुएशन में हम अपना फैसला खुद कर लें उनकी मुशावरत के बगैर। हमने रिक्वेस्ट की कि हमें वक्त दिया जाए कि हम इमरान खान साहब से मिलें। मौलाना साहब ने फैसिलिटेट किया और हमें वो वक्त मिला जो तकरीबन 35 मिनट का वक्त दिया गया। उस 35 मिनट में हमें सबसे पहले तो ये पता चला कि 15 दिन से इमरान खान साहब को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। उनको एक 10 बाय 12 फुट के कमरे में बंद करके, ना उनके पास टेलीविज़न थी, ना उनके पास न्यूज़पेपर था, ना कोई अखबार थी,
ना किसी से कांटेक्ट था, और सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उन्होंने बताया कि उनको बाहर निकाला जाता था और फिर अंदर रखा जाता था। तो उनको कुछ मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उनको यह भी नहीं मालूम था कि हम क्यों आए हैं, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसकी पूरी कौम देख रही है उसका क्या उसकी शिकें क्या हैं, उसकी डिस्कशन क्या है। तो उन्होंने बल्कि हमसे पूछा कि आप किस तरह आ गए, आपको किसने इजाज़त दी। और ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि वहाँ सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, तो ये सारा कुछ रिकॉर्डेड है, इसलिए मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली कर रहा हूँ जो उधर हुई। तो उन्होंने कहा कि हमने उनको बताया कि ये पोजीशन थी कि पहले एक बहुत खतरनाक किस्म का बिल था, JUI ने एक बहुत बड़ा अच्छा स्टैंड लिया और उसमें उन्होंने एक नया बिल लेके आए हैं जिसमें से बहुत सारी शिकें जो हैं, जो मैंने पिछली का जिक्र किया, आर्टिकल 8 की अमेंडमेंट, आर्टिकल 199 की अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो निकाल लिया गया है और वो चाहते हैं कि हम इसके ऊपर डिस्कशन करें। तो उन्होंने हमें ये कहा कि अच्छी बात है, डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन इस तरह तो नहीं कि मैं इधर बैठा हूं और 5 मिनट में मैं उसके ऊपर कोई फैसले करूं। मेरे और भी साथी हैं, आपके पार्टी के और भी लीडर्स हैं, मैं चाहूंगा कि उनसे मिल लूं और मिल के फिर इसको हम मामले को आगे चलाते हैं। जल्दी क्या है, 25 की तारीख का हमने जिक्र किया कि शायद 25 तारीख बहुत अहम है हुकूमत के लिए, बार बार बात करते हैं 25 25 25 25। तो उन्होंने पूछा 25 क्या है। 25 आपको भी पता है, हमको भी पता है कि 25 को जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस साहब हैं वो रिटायर कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है वो 25 से पहले है, और उसकी मैं वजह भी बताऊंगा कि क्या है आगे चल के, लेकिन 25 इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी प्रेशर में नहीं आना, मुझे चाहिए मुशावरत। हमने जब आके वापस पूछा कि हमें मुशावरत का मजीद वक्त दीजिए, तो वहां से कोई इतला नहीं आई। तो दूसरी वजह जो हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सके, ना बन सकते हैं, ना बनना चाहेंगे, वो ये है कि हमें अपने बानी चेयरमैन से मुशावरत का भी मौका नहीं मिला। इसलिए ये 2 वजूहात तो मैंने आपको बयान कर दी। अब तीसरी पोजीशन आती है जो एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट आया है सामने, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कह तो नहीं सकता बड़े वसूख से, लेकिन मुझे लगता यही है जो मैंने डिस्कशंस की अपने कुछ साथियों से, कि ये जो डॉक्यूमेंट आया है जो सर जनाब चेयरमैन आईनी तरमीम है, ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। A constitution that is for the people, it is by the people। लेकिन मुझे लगा कि इस ऐवान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको पढ़ा भी नहीं, और अगर आप में चाहते हैं तो मैं कुछ लोगों का इम्तिहान ले सकता हूं। इधर मैं बात कर सकता हूं कि आर्टिकल 175A की शिक नंबर 7 में क्या है और आर्टिकल 188 में क्या है। तो 99% हो सकता है लोग मुझे जवाब ना दे सके और इस इम्तिहान में फेल हो जाए। हम इस तरह अमेंडमेंट पास करेंगे तो ये जमहूरियत पे एक तरह से बहुत बड़ा धब्बा होगा सर। अब सर तीसरी वजह जो मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं जनाब ऑन द रिकॉर्ड। अब सर आप ये देखिए जनाब चेयरमैन, टाइम को देखते हुए ये आईनी तरमीम मुझे समझ आ गई कि वो पास तो हो जाना है, लेकिन फॉर द रिकॉर्ड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस डॉक्यूमेंट को मैंने सरसरी तौर पे जो पढ़ा है अभी, इसमें भी बहुत सीरियस एरर्स हैं। ऐसे सीरियस एरर्स हैं जो कि ऐसे इतना नुकसान पहुंचाएंगे हमें मुस्तकबिल में कि हमें इसको रिवर्स करने में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। 1-2 एग्जांपल्स दे देता हूं आपको। मसलन ठीक है, इसमें आपने जो आईनी अदालत बनानी थी वो नहीं बनाई, लेकिन
उसी को एक नया नाम दे दिया, आईनी बेंच। और उस आईनी बेंच में भी लॉ मिनिस्टर साहब ने तो कहा है कि उसमें उन्होंने अपॉइंटमेंट का तरीका बताया है, बिल्कुल बताया है, लेकिन वो सारा टिल्टेड है, वो सारा टिल्टेड है हुकूमत के फेवर में। यानी कि इस प्रोसेस के जरिए हुकूमत अपने जज उस बेंच में बिठा सकती है। ये आप देख लीजिएगा, 3-4 दिन में ये फैसला आने वाला है और वो किन किन को सिलेक्ट करेंगे वो आप देख लेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस हुकूमत ने अल्टीमेटली अपने हाथ में रख लिया है। इसी तरह मुख्तलिफ क्राइटेरियाज होते हैं। जनाब चेयरमैन, आपके पास भी डिस्क्रेशन है, आप बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हैं, लेकिन डिस्क्रेशन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कोई गाइडलाइंस होती हैं, और गाइडलाइंस होती हैं कि आप ये अगर ये सिचुएशन है तो आप ये फैसला करेंगे, अगर ये सिचुएशन है तो आप मुख्तलिफ फैसला करेंगे। इसी तरह हर इंस्टीट्यूशन का एक डिस्क्रेशन होता है। अपॉइंटमेंट का भी एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस मसलन अपॉइंटमेंट का चीफ जस्टिस का दिया हुआ है कि वो सीनियरिटी बेस्ड होना चाहिए, सीनियर मोस्ट। अगर आपने सीनियर मोस्ट नहीं करना तो उसके भी फिर क्राइटेरियाज होते हैं। इस कानून में वो क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ। तीसरी चीज, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया। चलें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि अच्छी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें, आईनी वो केसेस देखेगा। लेकिन सर, जो भी प्रैक्टिसिंग वकील है वो आपको बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स बहुत सारे होते हैं। रेंट केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आ जाता है, सेल्स टैक्स के मैटर में भी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन जाता है, आम केस किसी का हो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें लीगल पॉइंट आ जाता है। तो ये तो इतनी बड़ी कंफ्यूजन होगी कि कौन सा मैटर बेंच में जाना है और कौन सा मैटर जो है वो आइन की इस नई तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वो कंफ्यूजन रहेगी। फिर प्रिजाइडिंग जज क्या है, उसके क्या इख्तियारात हैं, चीफ जस्टिस के बराबर है, उससे कम है, ये सारे सवालात हैं। हो सकता है मैं गलत सवाल रेज कर रहा हूं, लेकिन जब डिबेट होती है, जब उस पर बहस होती है, तो फिर उनके सवाल और फिर ड्राफ्टिंग में वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक ऐवान में आए हैं, सेनेट जैसे ऐवान में, जहां लोगों ने पढ़ा ही नहीं है और वो सिर्फ रिलाय कर रहे हैं, हो सकता है अटॉर्नी जनरल साहब बैठे हैं, हो सकता है उन्होंने ड्राफ्ट किया, हो सकता है लॉ मिनिस्टर साहब ने किया हो, उनकी ड्राफ्टिंग पे रिलाय कर रहे हैं, या कुछ कमेटी मेंबर्स ने बैठ के फैसला किया हो, उनके ऊपर रिलाय कर रहे हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली हम लोग इसमें हिस्सा, जिस तरह आपको मैं फाइनली अनाउंस करना चाहता हूं कि हम इसमें वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑन द रिकॉर्ड मौलाना साहब का और JUI का भी एक तरह से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो वाला जो एक खतरनाक किस्म का बिल हुकूमत लाना चाहती थी, उससे कम से कम हमें बचाया है और एक ऐसा बिल आए हैं जिससे शायद आइन टूटे ना, लेकिन ज़रूर उसकी वो तोड़ मोड़ के उसकी काफ़ी उसको नुकसान पहुंचेगा। और अल्टीमेटली आप देखिएगा, हम सारे इधर ही हैं, और अगर इधर ही रहे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमें रिवर्स करना पड़ेगा इस सारे मसले को। थैंक यू सो मच सर।